नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज प्लॉट के इस विशेष कार्यक्रम में। अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में। अपने पिछले वीडियो के बाद मेरे पास अपने दर्शकों के फोन आए और उसमें लगभग दो ही बातें कही गई थी। पहला तो ये युद्ध विराम हुआ क्यों, और दूसरा अब आगे क्या होगा। जहां तक युद्ध विराम हुआ क्यों इस सवाल के जवाब की बात है तो इसका खुलासा मैं आपके सामने नहीं कर सकता। इसके साथ 3-4 ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं जिसका खुलासा शायद कभी नहीं होगा। मैंने जिन समाचार पत्रों का अध्ययन किया है और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उससे मुझे यही पता चलता है कि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण भारत 10 मई के बाद अपनी लड़ाई को आगे जारी नहीं रख सकता था। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि उस दिन 10 मई को भारतीय वायुसेना ने अपना काम समय से इतना पहले पूरा कर लिया था कि उसकी बाकी सेनाएं उसका फायदा उठाने की स्थिति में नहीं थी। अब वो क्यों नहीं थी इसका खुलासा मैं कभी बाद के वीडियो में करूंगा, इसलिए उसका इंतजार तो आपको करना होगा। अब आते हैं दूसरे पक्ष पे, यानी कि आगे क्या होगा। तो इसका जवाब पाने के लिए आपको मेरे एक पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, सबसे पहला वीडियो जिसमें मैंने राम की आतंकवाद विरोधी नीति के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। उस वीडियो के अंत में मैंने एक लाइन कही थी कि अब पीओके और पाकिस्तान के मुद्दे पे सरसंधान का समय आ गया है। तब मैंने प्रभु श्री राम द्वारा सागर राज की विनती का वृत्तांत बताते हुए कहा था कि अब सरसंधान का समय आ गया है और ये जरूरी नहीं है कि तीर छोड़ ही दिया जाए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान संघर्ष चल रहा है उसमें भी सरसंधान वाली स्थिति है और उसको ठीक से समझने के लिए पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस द्वारा जो एक रामायण की चौपाई कही गई थी उसको सुन लेते हैं और उसके बाद मैं चीजों को विस्तार से बताऊंगा। क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो इस चौपाई में डीजीओ भारती जिस जल्दी जड़ का जिक्र कर रहे हैं वो और कोई नहीं पाकिस्तान है। अभी हम इस कहानी में पाकिस्तान को न तो रावण की लंका बता रहे हैं और ना ही उसकी जनता को दानव और पिशाच बता रहे हैं। हम यही मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान वो जलधि जड़ है, वो सागर है जिसके अंदर उसके तमाम निर्दोष नागरिक रह रहे हैं जो उन जलचरों के समान हैं जो उस सागर के अंदर रहते हैं। राम भी सागर का विनाश नहीं करना चाहते थे और साथ ही उसके अंदर रहने वाले जलचरों का नाश भी नहीं करना चाहते थे। हमारा अपना जो अभी का दृष्टिकोण है उसके तहत हम पाकिस्तान से वो रास्ता मांग रहे हैं जिसके तहत हम पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी तत्वों तक पहुंच सके और उनका समूल नाश कर सके। पाकिस्तान रूपी सागर और उसमें रहने वाले नागरिकों का अहित करने का हमारा कोई भी विचार नहीं है, लेकिन इसके लिए पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। और जिस तरह राम के सरसंधान के बाद सागर राज राम के पास विनती करते हुए आए थे कि आप रास्ता ले लीजिए और हमारी जान बख्श दीजिए, वैसा ही कुछ पाकिस्तान को भी करना होगा और उसे आगे आकर ये कहना पड़ेगा कि जो आतंकवादी हमारे पास है उसे तो हम आपको सौंप ही देते हैं, जो और आतंकवादी संगठन और अड्डे हमने खड़े कर रखे हैं उनको भी नष्ट करने का साझा प्रयास अगर हम कर सके तो अच्छा होगा। इस सरसंधान वाले वृत्तांत के बाद एक और प्रकरण शुरू हुआ था। सागर राज ने तब प्रभु श्री राम को बताया था कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 ऐसे कपि हैं जो इस पूरे सागर को काट सकते हैं और लंका तक पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं। अब भारत में भी वो सेतु बंधन का कार्य शुरू हो गया है। वो इस तरह से शुरू हुआ है कि केंद्र की सरकार ने तमाम दलों को साथ लेकर कई सारी टीमें बनाई हैं और वो विदेशों में जाएंगी और सभी लोगों को बताएंगी कि भारत किस तरह से आतंकवाद के खात्मे पर प्रतिबद्ध है और उसका किसी भी देश को या उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अभी इस पूरे प्रकरण में भारत की एकमात्र इच्छा आतंकवाद के खात्मे की है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये डिप्लोमेटिक ब्रिज है, राजनीतिक सेतु है जो आगे चल के हमारे लिए वही काम करेगा जो राम कथा में प्रभु श्री राम के सेतु ने किया था। इसीलिए अगर आपको जानना है कि आगे इस पूरी कहानी में क्या होने वाला है तो न्यूज प्लॉट की वीडियो जरा ध्यान से देखिए और साथ ही साथ हमारे न्यूज प्लॉट ग्रुप में जो समाचार हम शेयर करते हैं आपके साथ उन पर भी थोड़ा से नजर रखते रहिए। इसके अलावा हमने न्यूज प्लॉट की एक ट्विटर
हैंडल भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। हमारे ट्विटर के हैंडल से ही हमने सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक करी थी कि इजिप्ट का एक विमान पाकिस्तान में उतरा है। हालांकि हमें उस समय यह शक था कि वो इजिप्ट का विमान बीजिंग से आया है और वहां से कुछ हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को की गई है, लेकिन बाद में इससे न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर लीक ऐसे बहुत सारे मुद्दे जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले हमने ही ये खबर लीक की थी। इसी के साथ हमने अपने ही ट्विटर हैंडल पे वो इमेज भी शेयर की थी, जिसके तहत जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन कर रहे थे, उसी समय जम्मू कश्मीर में जो ड्रोन हमला हुआ था उसके पीछे की कलई हमने खोली थी। उस तस्वीर में हमने दिखाया था कि जब जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम के बाद भी वो ड्रोन भेजे जा रहे थे, तब भी पाकिस्तान का एक आवास विमान अमृतसर में खड़ा था और उस सारे प्रकरण की टोह ले रहा था। उसका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री की उस पूरे भाषण से लोगों का ध्यान हटाना और यह भय पैदा करना था कि युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है और युद्ध फिर भड़क सकता है। इसके कुछ ही दिनों बाद हमने अपने ट्विटर हैंडल पर एक और इमेज शेयर की, जिसके तहत हमने ये दिखाया कि जिस समय भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान का एक बेरेक्टर ड्रोन जो कि टर्की से मंगाया गया उसका एक अटैक ड्रोन है, वो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर अंदर था और उसका उद्देश्य यह था कि अगर भारतीय सुरक्षा बल अपनी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर में जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर गलती से भी सीमा रेखा के पार जाए तो उसको मार गिराए। एक मशहूर कहावत यह है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ हरकतें जरूर कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अभी उसका मनोबल इतना नहीं हुआ है कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। इसलिए अगर पहल करनी है तो भारत को ही करनी है और शायद उस पहल को करने में भारत अभी भी उतना उत्सुक नहीं है। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान और उसकी जनता को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसीलिए हमारी तरफ से भी कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई किए जाने की अभी संभावना नहीं दिखती है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को भी सहयोग करना पड़ेगा और जिस तरह से सागर राज ने लंका तक पहुंचने का और रावण और उसकी सेना के विनाश का रास्ता प्रशस्त किया था, उसी तरीके से पाकिस्तान को भी भारत के सुरक्षा बलों को पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी समूहों तक पहुंच देनी पड़ेगी और उनको विनष्ट करने के लिए समुचित प्रयास करने पड़ेंगे, अन्यथा युद्ध तो होगा ही और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इस बारे में न्यूज प्लॉट को जो विशेष जानकारियां मिलेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि हम ऐसी कोई भी जानकारी कभी भी शेयर नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में नहीं हो या राष्ट्रहित को कोई नुकसान पहुंचा सकती हो, लेकिन फिर भी हम वो जानकारी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे जो हमें लगेगा कि आपको जानना जरूरी है। अब इसी वीडियो के दूसरे पहलू पे आते हैं। युद्ध विराम की घोषणा होते ही न्यूज प्लॉट के दर्शक और मेरे मित्र सचिन सिंह ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उसमें उन्होंने महाभारत के एक वृत्तांत का वर्णन किया था, जिसके तहत जब श्री कृष्ण अपना शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे, तब द्रौपदी ने उनसे कहा कि हे महाकृष्ण, आप तो हस्तिनापुर जा रहे हो, आप भगवान हो, आप जो चाहोगे वही होगा, आप युद्ध चाहोगे तो युद्ध होगा, शांति चाहोगे तो शांति होगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि शांति ही हो तब तो शांति स्थापित हो जाएगी, युद्ध होगा नहीं। फिर मेरे इन खुले केसों का क्या होगा, फिर भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा, फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या क्या होगा और फिर भारतवर्ष को दुष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सरल स्वभाव से द्रौपदी से कहा था कि हे द्रौपदी, मेरे ऊपर तुम्हारा जो विश्वास है उसकी मैं श्रद्धा करता हूँ और सराहना भी करता हूँ, लेकिन मुझसे अधिक तुम्हें दुर्योधन पर विश्वास करना पड़ेगा। वो मेरे सारे प्रयासों को विफल करने वाला है और चाहे मैं जितना भी चाह लूं, शांति तो होगी नहीं और युद्ध भी होगा। हो सकता है तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो, भीम की प्रतिज्ञा पूरी भी हो और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो। इस मैसेज के जरिए सचिन सिंह जी ये कहना चाह रहे थे कि चाहे भारत और पाकिस्तान के तमाम लोग शांति चाह रहे हो, कोई दूसरा पक्ष भी शांति चाह रहा हो, लेकिन पाकिस्तान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो काफी देर तक शांत नहीं रह सकता है और कुछ न कुछ ऐसा करेगा जरूर जिसके कारण शांति भंग हो और युद्ध भड़के। लेकिन जहां तक हमारे अपने मत की बात है, हम इस युद्ध को महाभारत नहीं मानते। वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से महाभारत को भी न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई नहीं मानता। वो एक राजनीति की लड़ाई थी, रणनीति की लड़ाई थी और दो परिवारों के बीच की लड़ाई थी। उसे हम पूरे भारतवर्ष में नहीं लगा सकते और उसका अनुसरण भी नहीं कर सकते।
दूसरी तरफ राम कथा आतंकवाद के खात्मे और अन्याय पर न्याय की विजय का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी नीति चल रही है उसका आधार भी यही रामकथा और आतंकवाद के खिलाफ राम की रणनीति भी है। तो अगर पाकिस्तान को हमारे इरादों के बारे में पहले से जानकारी रखनी है तो उसको भी रामकथा का अनुसरण करना पड़ेगा और ऐसे एक्सपर्ट्स को रखना पड़ेगा जो ये बता सकें कि अब रामकथा के अनुसार भारत अगला कदम क्या लेने वाला है और उसके बचाव से के लिए उसको क्या कदम उठाने पड़ेंगे। चाहे इससे उसको कोई बड़ा रणनीतिक फायदा नहीं हो, फिर भी अगर रामकथा की थोड़ी सी भी सूद उसके जनरलों और उसके नेताओं के कानों में पड़ेगी तो उनकी मति थोड़ी फिरेगी और तब हो सकता है कि अस्थायी शांति की स्थापना हो सके। और हम भी यही कामना करते हैं, पूरा भारतवर्ष यही कामना करता है और न्यूज प्लॉट भी यही कामना करता है कि हमें महाभारत के संजय की तरह युद्ध की कहानियां नहीं सुनानी पड़े और ना ही अपने बच्चों को यह बताना पड़े कि जब युद्ध हुआ था तो भारत और पाकिस्तान में कितने लोग मारे गए थे। हम उस तरह की कहानियां नहीं सुनाना चाहते हैं, चाहे किसी भी कीमत पे हो, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद के खात्मे के प्रति हमारा जो राष्ट्रीय संकल्प है उससे भी हम पीछे हटेंगे नहीं। तो आज के न्यूज प्लॉट के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट newsplot.co.in पे। नमस्कार।